Hello everyone, this is Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 12 physics, that is ray optics. आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबको विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एज अ यूथ ऑफ द नेशन हम और आप आने वाले देश का फ्यूचर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कास्ट, क्रीड और रिलीजन के से ऊपर उठ करके अपने देश के लिए जो बन पड़ेगा वो सब कुछ हम लोग अपने देश के लिए कर सकें। तो इस मैसेज के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें मुझे आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाना है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन को देखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हम लोगों ने इसके पहले सबसे पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन किया था प्लेन सरफेस पर, फिर हमने स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्लेक्शन किया, फिर हमने प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन किया और अब हम स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन करने जा रहे हैं। एंड देन फाइनली इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और वो लेंस होगा। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बात को, आइए चलिए समझते हैं सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है स्फेरिकल सरफेस पर वो कैसे होगा, वो तो बाद में। पहले स्फेरिकल सरफेस जो है वो किस तरह की है। जो पीछे आपने देखा था स्फेरिकल सरफेस सेम ही है, थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगी, मोस्ट ऑफ द चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। रूल्स भी सेम ही रहेंगे जो पहले वहां पे रूल्स थे, मैं रिवाइज करा दूंगी। खैर आइए चलिए देखिएगा, यहाँ पर ये आपका एक कर्व सरफेस है, देखो, और ये उसकी बाउंड्री है, ठीक है। जिस भी सरफेस को लिया, ग्लास को लिया गया, उसका यहाँ से कर्व हिस्सा काट लिया गया है और ये उसकी बाउंड्री है। तो मतलब बेसिकली ये ग्लास है, ठीक है। ये आपका ग्लास हो गया, है ना। और इस ग्लास के बाहर ये वाला जो हिस्सा है इसको आप एयर कह लेते हो, ठीक है। ये एयर है मान लो। तो अगर ये ग्लास है तो श्योरली ये आपका डेंसर मीडियम है, और अगर ये एयर है तो ये रेयर मीडियम है, ठीक है। ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में पड़ा हुआ है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, जो भी यहाँ पर हम लोग प्रोसेस करा रहे हैं, रिफ्लेक्शन कराया हो चाहे रिफ्रैक्शन कराया हो अभी तक, तो हमने देखा है कि यार ऑब्जेक्ट की तरफ से लाइट आनी चाहिए भाई, है ना, तब तो ऑब्जर्व हो सकेगी वो चीज। तो हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट से लाइट कुछ इस तरह से सरफेस के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हो जिस सरफेस पर लाइट पड़ रहा है वो सरफेस बल्जिंग पोर्शन है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जब बल्जिंग पोर्शंस पे लाइट पड़ती है तो उस केस में आप उस सरफेस को कॉन्वेक्स सरफेस बोल लेते हो। पीछे पढ़ा है आपने मिरर के अंदर, वही चीज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वापिस से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पीछे जब करते थे तो बस एक ही फर्क था कि वहां पे आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना था, तो आप इस सरफेस को पेंट कर लिया करते थे। यहाँ पे पेंट नहीं करोगे क्योंकि रिफ्रैक्शन कराना है। अगर पेंट कर दोगे तो फिर वो लाइट जो है वो आपके ग्लास मीडियम में नहीं इंटर कर पाएगी, ठीक है, वो टकरा करके वापस लौट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमने सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस बोल दिया है। और ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस क्यों बना ये समझ में आ गया हो, क्योंकि लाइट जो है वो बल्जिंग पोर्शन पे पड़ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा है उसके बेसिस पे बोल दिया। चलो अब यहाँ पर वही सारी चीजें हैं, ध्यान से समझना। अगर तुम समझ पा रहे होगे, इस बात को देख पा रहे होगे, तो ये जो तुम्हारा एक सरफेस बना है कर्व सरफेस, अगर तुम इसको समझो इमेजिनरी, अगर इसका तुम सरफेस यहाँ पर क्रिएट करो तो ये कुछ ऐसे कंप्लीट होगा, बोलो। और अगर ये ऐसे कंप्लीट होगा तो यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा, सही है। और अगर यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। कोई दिक्कत है? इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस किया होगा, इस पॉइंट को तुम पोल बुलाओगे। पोल से ही सारे डिस्टेंस को मेजर किए जाते हैं, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने मेजर किया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट तक को मैंने पोल से ले लिया है और उसको मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लिया है। वही ओ तक का पॉइंट जो ले लिया मैंने उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह लिया, ठीक है। यहाँ जहां कहीं भी इमेज बन जाएगा, मान लो कहीं इधर इमेज बन जाता है तो पोल से वाला डिस्टेंस मेजर कर लेना, तो ये वाले डिस्टेंस को भी कह लोगे, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो बहुत सुंदर। तो ये आपका जो है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तुम यहाँ पर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी लिख सकते हो और सिर्फ सरफेस भी लिख सकते हो, बात वही है, ठीक है। इसी तरीके से पहले पहचानना सीख लो। पहचान में आया किस तरह से कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पहचाना जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूं कि कॉनकेव हमको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना करके दिखाओ, तो आई होप तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। समझना, ये है सरफेस
और ये देखो ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास हो गया। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, वही बात हो गया फिर से। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और देखो ऑब्जेक्ट से लाइट इस तरह से पड़ रहा है, तो ये आपका जिस सरफेस पर लाइट पड़ रहा है वो सरफेस बल्जिंग पोर्शन नहीं है बल्कि केव्ड पोर्शन है, ठीक है। तो तुम इस सरफेस को कॉनकेव सरफेस कह लोगे या कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह लोगे, बात एक ही है, सही है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो ध्यान से देखना, इस कर्व्ड सरफेस का अगर तुम इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो इसका इमेजिनरी सरफेस कहीं यहां पर आएगा, सोच कर देखो, मतलब कहीं यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा, समझ रहे हो। और अगर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा मतलब ये आपका, फिर से देखो यहाँ पर ये पोल हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जिधर कहीं भी यहाँ पर इमेज बनेगा, पोल से उस तरफ डिस्टेंस मेजर कर लोगे तो इमेज डिस्टेंस कह लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर बनेगा तो भी, और इधर मान लो कि इधर बन जाता है इमेज, तो उस केस में ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, समझ रहे हो, ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब जिधर भी होगा आप उधर मेजर कर लेना। तो ये बेसिकली कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस में, आई होप आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि लाइट जिस तरफ भी पड़ेगा उस सरफेस को देख करके यहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस को डिसाइड करना है। अब इन सरफेसेस के ऊपर हो रही जो रिफ्रैक्शंस हैं, इन रिफ्रैक्शंस की वजह से यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव होता है, रिलेशन स्टेब्लिश होता है। पीछे जब रिफ्लेक्शन होता था तो हम लोग वहां पर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करते थे, 1/v + 1/u = 1/f, है ना। यहाँ पर भी इस रिफ्रैक्शन की वजह से एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके डेरिवेशंस को यहाँ पर हम लोग करके भी देखेंगे, ठीक है। डेरिवेशन की बात हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। एक्चुअली इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में, इसमें कई सारी केसेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी केसेस बनाई जाती हैं, लेकिन मैं तुमको यहाँ पर एक आधा केसेस दिखाऊंगी, और इससे एक आधा केसेस से आप बेसिक तरीका सीख जाएंगे कि किसी भी केस को आपको अगर डिराइव करना हो तो आप उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपको एक ट्रिक भी सिखा दूंगी जिसमें कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप किसी भी केस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं कि क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके अंदर, सही है। तो सारी बात धीरे धीरे समझ में आएगी। शुरू करते हैं पहले बात को, चलो आओ देखो। तो यहाँ पर जो पहला केस है मेरा, वो केस का कंडीशन जानो पहले कि क्या प्री एज्यूम्ड कंडीशंस पहले से ली गई हैं। पेपर के अंदर भी जब क्वेश्चन आएगा तो पहले से कुछ प्री एज्यूम्ड कंडीशंस दिया रहेगा, उस कंडीशन को देख करके तुमको आगे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। तो समझना यहाँ पर वो क्या है प्री एज्यूम्ड कंडीशन, पहले से क्या क्या मान लिया गया है। तो मेरे पास पहले तो ये एक सरफेस है, देखना, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम के बारे में बताया गया है कि वो रेयरर मीडियम है, और उस रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो समथिंग कुछ μ1 है, समझ में आ रहा है। वहीं जो ये अंदर वाला पोर्शन है, जो ग्लास वाला पोर्शन है, ये मीडियम डेंसर है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पर दे रखा है μ2, और इमेज इसी मीडियम में बन रहा है, समझ में आ रहा है। इस कर्व सरफेस का ये पोल है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास किया है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इस पोल से इधर मेजर कर लिया तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस। अगर तुमको याद हो तो जो मिरर के अंदर आपने कंडीशंस पढ़ा था वही सेम कंडीशन यहाँ भी लगता है। वहां भी कर्व सरफेस के लिए जो कंडीशन था, कंडीशन मतलब रूल्स की बात कर रहे हैं, कि लाइट जिस डायरेक्शन में बढ़ती है उस डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो सारा का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितने डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से जितने नीचे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो सब नेगेटिव होंगे। ये सब मिरर का रूल था, वही सारा रूल यहाँ पे भी लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाएगा, सही है क्या। तो यहाँ पर वही सारा रूल लगेगा, इसलिए उस रूल को सिर्फ मैंने आपको ऊपर ऊपर समझा दिया है क्योंकि वो रूल वहां पे पढ़ा दिया था। चलो अब देखो जरा, यहाँ पर आपको u v μ1 μ2 चार चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज समझो, ये जो कर्व सरफेस है, सोचो इसका इमेजिनरी सरफेस अगर ड्रॉ किया जाए वो स्फेरिकल कुछ ऐसा ही होगा। उसका इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं हम तो वो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। मेरा प्रॉपर गोला नहीं बना है, तुम अपना बना के देख लेना, ठीक है।
यहाँ पर कुछ ऐसा ही एग्जिस्ट करेगा, वो समझ में आ रहा है। तो तुमको यहाँ पर अगर ये स्फेरिकल सरफेस तुम यहाँ पर इसका ड्रॉ कर पा रहे हो, इसका इमेजिनरी सरफेस तुम ड्रॉ कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली तुम इसका सेंटर भी खोज रहे हो, मतलब खोज सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपको मालूम चल गया है तो आप यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता सकते हैं कि ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। कोई परेशानी नहीं है। चलो, तो ये सारी चीजें हैं। और ये सरफेस चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइट इधर ही पड़ेगा, तो लाइट पड़ रहा है बल्जिंग पोर्शन पर, तो ये आपका कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। समझ में आ रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट में शॉर्ट में इंग्लिश में लिख देती हूँ, बट मैंने ऊपर में सब कुछ बता दिया है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, रेयर मीडियम में। इमेज कहाँ बनना चाहिए, डेंसर मीडियम में। ठीक है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u कह रहे हैं, इमेज डिस्टेंस को v कह रहे हैं। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले से मेजर ही है, कोई दिक्कत क्या। चलो, अब यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसका कि मतलब u और v के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश होगा। जैसे मिरर में 1/v + 1/u = 1/f स्टेब्लिश हो जाता था, वैसे यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, क्या वही रिलेशन लगेगा या कुछ और होगा, इस पर बात करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इस चीज को सीखने के लिए साथ में हम रे डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए, ताकि पता चले कि रे डायग्राम कैसा दिखता होगा इसका, और रे डायग्राम से समझना और आसान हो जाएगा बात को, तो रे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो भी करते हैं। चलो, सबसे पहले बताओ कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, लाइट निकाल सकते हैं, तभी रे डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे ना। और किसी भी रे डायग्राम में बनाने के लिए कितने हमको रेज की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2। तो ऑब्जेक्ट से 2 रे निकाल रहे हैं, एक बिल्कुल ऐसे सीधा, और एक देखो एक कुछ एंगल पे जाकर के आपके कर्व सरफेस पर गिरा है। जो सीधा गया होगा उस पर तो ज्यादा बात ही नहीं करना है, वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ओवर लैप्ड है, वो मतलब उसके ऊपर ही सुपर इम्पोज है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। उसके बाद उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। अब जो आपका ऊपर वाला जो रे है वो देखो जरा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस समथिंग कुछ बनेगा, लेकिन इसके लिए नॉर्मल पता होना चाहिए। अब याद करो कर्व सरफेस का नॉर्मल कैसे बनाया करते थे, पीछे सिखाए थे कि कर्व सरफेस का सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर खोजिए, उसका इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करिए, फिर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब मिल जाए तो जिस भी पॉइंट का नॉर्मल आपको खींचना है, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर दीजिए, सिंपली मिला दीजिए, वही आपका लाइन जो है नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग आओ यहाँ पर करके देखते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट का नाम रख लो कुछ, समथिंग एम। ठीक है, अपनी तरफ से नाम रख लिए। और इस एम पॉइंट का अगर मैं बात करूं, इस एम पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखो तो जरा, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, समथिंग कुछ ऐसा ही नजर आएगा। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा नहीं, नॉर्मल ऐसा नजर आएगा, और नॉर्मल का नाम रख लो समथिंग कुछ एन, एन डैश। ठीक है, ये आपका नॉर्मल जो है वो जिस पॉइंट का ड्रॉ करना था, उस पॉइंट से आपको मैंने एक लाइन उठा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया, और ये नॉर्मल की तरह एक्ट करने लगा, नाम रख दिया एन, एन डैश। ठीक है, ये लाइट कायदे से कैसे बढ़ जानी चाहिए थी भाई, इसको बिल्कुल सीधा ऐसे भाई निकल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये मीडियम चेंज कर रही है और लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, और जिस पॉइंट से लाइट को आगे बढ़ना है उस पॉइंट का नॉर्मल ये है। ठीक है, ये ब्लू वाला लाइन जो है इन इन डैश है। ठीक है, तो लाइट मुझे यहाँ पर इसको कलर इसका थोड़ा चेंज कर देना चाहिए ताकि तुमको समझ में आए। ये लो, इसका कलर में चेंज कर देती हूँ, इसको रेड कलर से कर दो। ठीक है, होप सो नजर आ रहा होगा। चलो, ये हो गया। ठीक है, तो ये रेड वाली लाइन जो है वो आपकी नॉर्मल है, और लाइन अगर रे को नॉर्मल की तरफ से होके जाना है, तो ये लो कुछ यहाँ पहुंच गई तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है ये भी पहुंची होगी यहाँ पर कभी ना कभी, समझ में आ रहा है। और ये देखो दोनों यहाँ पर कहीं मिल गई हैं, देख रहे हो, और बस इसी जगह पर आपका इमेज बन गया होगा। जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मिल जाती हैं वहां पर आपका इमेज बन जाता है, कोई तकलीफ नहीं है।
तो इसको हम लोग v को एक्सटेंड करके समथिंग कुछ यहाँ पर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई कैसे किया हमने? ठीक है, आ जाओ। अब अगर ये आपका रिफ्रैक्टेड रे मीट कर चुका है तो क्यों ना हम थोड़ा सा एंगल यहाँ पर डिसाइड कर लें। तो अगर ये नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल है रेड वाला, और ये ब्लू वाला जो लाइन है वो आपका इंसिडेंट रे है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको θ1 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये सब हम लोग अब मान रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो चीजें मानी हुई है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर इसका कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है। अब हम यहाँ पर अपनी तरफ से जो चीजें मान रहे हैं वो लिख रहे हैं। उसके बाद ये आपका जो है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और इस रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम θ2 कह लेते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों के बाद कुछ एंगल्स और मान लेते हैं हम लोग। ये आपका एंगल जो है, जो इंसिडेंट रे से बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको अल्फा, ठीक है, और नॉर्मल के साथ जो बन रहा है उसको आप बीटा मान लो, आपकी अपनी मर्जी है, नाम अपने मन से मान सकते हो। और ये जो है इसको मैं गामा मान लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से 3 एंगल हमने मान लिया है। अब आओ डेरिवेशन में काम लगाते हैं कि कैसे डेरिवेशन किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो देखना जरा। सबसे पहले जो आपका पॉइंट है m, ठीक है, तो जो सरफेस वहां पर कर्व सरफेस ड्रॉ हुआ है, मैं इसका नाम अगर रख लूं यहाँ पर, मान लो कि इसका a नाम रख लेते हैं और इस पॉइंट का b, तो ये जो APB है, APB सरफेस है, ठीक है, इस APB सरफेस पर सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो आओ, एट APB सरफेस, डेरिवेशन को याद नहीं करना है तुमको, एक तो रे डायग्राम क्लियर रखना है कि कैसे बनाया गया है। ठीक है, और रे डायग्राम से ही देख करके धीरे धीरे पूरा का पूरा डेरिवेशन निकल जाएगा यहाँ पर बाहर। ठीक है, तो याद नहीं करना है, डेरिवेशन को समझना है, ध्यान से सुनना। तो APB सरफेस था, APB सरफेस पे आओ जरा बताओ मुझे, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो और बताओ स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो लिख सकते हैं μ1, ठीक है, साइन θ1, साइन θ1 इक्वल टू μ2 साइन θ2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। चलो अब एक और अजम्पशंस करेंगे हम। यहाँ पर मानेंगे कि जो ये एंगल्स हैं, ये एंगल बहुत छोटी हैं, चाहे जो भी एंगल की बात करें। ठीक है, एंगल्स बहुत 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 छोटी हैं, है ना। और अगर ये एंगल्स बहुत छोटी हैं, लिख लेते हैं, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, क्यों एंगल्स को छोटा माना जाता है? एंगल्स को इसलिए छोटा मानते हैं हम लोग, ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, एक वापस बताती हूँ एक बार इस बात को, सुनो। पीछे भी कभी कभी एंगल पीछे एक आधा जगह छोटा माना है, तो एंगल्स को छोटा मानने का पीछे याद करो एक रीजन समझाया था तुमको, कि जो रेज हम लोग यहाँ पर लेते हैं वो रेज काफी क्लोजली स्पेस्ड होनी चाहिए, पैरेक्सियल रेज का कॉन्सेप्ट समझाया था तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग यही चाहते हैं कि जो यहाँ पर एंगल्स को छोटा मानने का वजह होता है कि यहाँ जो रेज होती है वो पैरेक्सियल रेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिरर का अपर्चर होता है वो काफी छोटा होता है, ताकि पैरेक्सियल रेज ली जा सके, दूसरा की इमेज शार्प बन सके, है ना, सारी की सारी रेज एक पॉइंट पर फोकस कर सके। तो ये सारी हम लोग की जो होती है एक असम्पशंस होती है कि हम लोग ये सारी चीजें करा पाए। साथ में मैथमेटिक्स भी बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो एंगल को छोटा मानने के पीछे सब छोटे छोटे कारण होते हैं। अच्छा देखो, तो एंगल्स जो है वो बहुत छोटी ले ली गई। अगर एंगल्स बहुत छोटी हो गई, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर याद करो पीछे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी बता चुके हैं, साइन थीटा को थीटा मान लिया जाता है। तो हम यहाँ पर अगर साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं, तो साइन θ1 को θ1 लिख लेंगे, μ1 θ1, और इधर क्या लिख लेंगे, μ2 θ2 लिख लेंगे। सही है, और इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर हमको θ1 और θ2 का वैल्यू ढूंढना होगा। ठीक है, आज ढूंढते हैं θ1 और θ2 का वैल्यू। सबसे पहले ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको, बताओ तुमको नजर आ रहा है कि नहीं, ट्रायंगल OMC। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर तुम देख पा रहे हो, तो एंगल अल्फा और बीटा, इसके दो एंगल हो गए, और तीसरा एंगल जो है वो कहीं यहां पर बनता, एंगल OMC ही एंगल होता, और इस एंगल का जो बाहरी एक्सटीरियर एंगल है वो θ1 है।
तो याद करो पीछे बचपन में हमने पढ़ा था कि दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। जो ऑपोजिट एंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहरी एंगल होगा, उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही रूल यूज करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल OMC, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू θ1। दो इंटीरियर एंगल का सम जो है ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। बात करते हैं हम लोग दूसरा ट्रायंगल, दूसरा आपको एंगल θ2 का वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखना, फिर से मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं बताना। ट्रायंगल CMI, ठीक है, ट्रायंगल CMI में देखना जरा, यहाँ पर एक आपका इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो θ2 है, एक एंगल गामा है, और तीसरा एंगल देखो यहाँ पर है एंगल MCI जो था, ये वाला एंगल होता है ना, और इसका बाहर का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है बीटा। तो फिर से वही बात हो गया कि इन ट्रायंगल CMI क्या हो जाएगा, θ2 प्लस गामा इक्वल टू बीटा। सही है क्या? तो यहां से θ2 का वैल्यू निकल जाएगा कि बीटा माइनस गामा। सही है, ये कुछ एंगल यहां पर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गया सेकंड और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इनको यूज करो और यहां से एक फाइनल तुम रिजल्ट निकालो। बताना क्या लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बताना जरा। μ1, θ1 के जगह पे क्या लिख लिया जाए, तो θ1 के जगह पे हो सकता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 के जगह पे θ2, μ2 के जगह पे नहीं, μ2 लिख लिया, θ2 के जगह पे बीटा माइनस गामा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब बताना जरा, इसको और सॉल्व करो। ये वैल्यू हो जाएगा μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इक्वल टू μ2 बीटा, है ना, माइनस μ2 गामा। सही है, ये कुछ आपका अगला इक्वेशन बन चुका है। समझ में आ रहा है? अब देखो इसके पास बीटा है, इसके पास बीटा है, क्यों ना इन दोनों को एक तरफ कर दिया जाए। कर सकते हैं, आ जाओ तो एक तरफ कर देते हैं जरा। ये आप इसको सेपरेट कर लो और बताओ क्या लिख सकते हो। μ1 अल्फा, ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, प्लस μ2 गामा, है ना, यहाँ पे इसको लिख लो इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ रहा है, μ2 माइनस μ1, ठीक है, μ2 माइनस μ1 और बीटा को बाहर कर दिया। सही है, ये इधर चला गया तो माइनस में हो गया, तो μ2 माइनस μ1 एक तरफ, बीटा को अलग कर दिया। कोई दिक्कत? अब हमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू चाहिए ताकि हम यहाँ पर पुट कर सके, शायद कुछ हो जाए। आ जाओ पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालने के लिए हमको एक परपेंडिकुलर डालना होगा। तो इस M पॉइंट से हम यहाँ के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल लिया, और उस परपेंडिकुलर को डालने के बाद नीचे उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर P डैश। ठीक है, अब तुम देख सकते हो जो परपेंडिकुलर मैंने डाला है वो उसका पॉइंट यहाँ है और वही आपके पोल का पॉइंट यहाँ है। तो दोनों के बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है वो बहुत 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 कम है। दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप्ड हो रहे हैं। P और P डैश एक के ऊपर ही एक है वो पॉइंट, अगर करीबन करीबन देखा जाए तो। सही है, चलो फिलहाल अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे हो तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एंगल्स निकालने जा रही हूँ। ध्यान से देखना, मुझे अगर यहाँ पर नजर आ रहा है, तुम्हें भी नजर आ रहा होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा है, पी कह रही हूँ, MOP डैश, एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें MP जो है वो एज अ यहाँ पर परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस एंगल के लिए, अल्फा एंगल के लिए। OP डैश जो है यहाँ पर बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और जो OM है वो हाइपोटेनस की तरह एक्ट कर रहा है। सही है, तो हम यहाँ पर इसका tan अल्फा का वैल्यू निकाल देते हैं। क्यों tan अल्फा ही मैम? क्योंकि tan अल्फा अगर बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एंगल छोटे हैं तो अल्फा भी छोटा होगा, तो वो सीधे अल्फा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैम वो तो साइन के साथ भी होता है, साइन ही यूज कर लेते हैं। बिल्कुल साइन भी यूज कर सकते थे, लेकिन सुनो क्यों नहीं यूज किया साइन। अगर tan को यूज करेंगे तो tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो MP डैश है,
ठीक है, और बेस है ओपी, है ना। साइन यूज करते तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता, तो परपेंडिकुलर तो एमपी डैश होता, जो कि दोनों जगह कॉमन है, तो मतलब ये तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, कुछ ना कुछ दूसरे वाले पॉइंट में गड़बड़ी है। यहाँ tan में बेस यूज करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। tan में बेस यूज करते हैं और साइन में हाइपोटेनस यूज करते हैं। तुम बताओ, अगर बेस यूज करोगे तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का लग रहा है कि यहाँ पे जिक्र होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर हाइपोटेनस यूज करोगे तो क्या चीज का जिक्र होगा, और हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है कि फालतू का इधर उधर घूमते रहे, क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लाना है ना, तो इसलिए हमने tan थीटा को चुना। आई होप कि तुमको ये समझ में आया क्यों sin थीटा नहीं चुना गया, tan थीटा चुना गया, क्योंकि दोनों में ही एंगल छोटा होने पर sin थीटा भी छोटा होकर के थीटा बन जाता है, tan थीटा भी छोटा होकर के थीटा बन जाता है, इसलिए दोनों छोटे होने पर एक दूसरे के बराबर भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर tan चुना गया, क्यों चुना गया, इसका वजह समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। तो tan अल्फा, ठीक है, जो कि बहुत छोटा है, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है इसलिए अप्रोक्सीमेटली अल्फा की तरह एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है एम पी डैश और बेस की वैल्यू है ओ, ओपी डैश ना लिख करके लिखती हूँ पी डैश ओ। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना, जो पी डैश ओ है वो ऑलमोस्ट पीओ के बराबर है, ठीक है, और जो पीओ है, पी डैश ओ जो है वो ऑलमोस्ट पीओ के बराबर है, और जो पीओ है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सही है, तो मतलब यहाँ पर पी डैश ओ नहीं लिखा है, अल्टीमेटली यू लिखा हुआ है। कोई दिक्कत समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे लिखूंगी नहीं मैं, हो गया मेरा एक काम। दूसरा वाला देखना जरा, ये पहला अजम्पशन था, दूसरा वाला जो आप एंगल है उसको, अजम्पशन नहीं एंगल निकाला है, दूसरा वाला एंगल निकालो अब, tan बीटा, ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, तुमको भी दिख रहा होगा, एम पी डैश सी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, एम पी डैश सी, ये वाला रेड लाइन से जो गया हुआ है ट्रायंगल ब्लू लाइन के साथ, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर tan बीटा की बात की जाए, जो कि एंगल बहुत छोटा है, तो ये एंगल भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। और अगर ये एंगल बीटा के बराबर हो जाएगा तो बताना जरा, ये आप कितना लिख सकते हो इसको, तो इस बीटा के लिए यही परपेंडिकुलर है एम पी डैश, और इसके लिए बेस हो जाएगा पी डैश सी, ठीक है, और ये पी डैश सी ऑलमोस्ट इक्वल होगा पीसी के, ठीक है, और आप पीसी को आर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने tan का यहाँ पर tan को चूज किया, साइन को नहीं चूज किया, और कैसे हमको ये फायदा देने वाला है, ठीक है। तीसरा एंगल भी यहीं पर लिख लो, tan गामा, और tan गामा फिर से एंगल बहुत छोटा हो गया, तो आपका ये जो वैल्यू है वो गामा के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी एम पी डैश अपॉन में पी डैश, देखना फिर से ट्रायंगल वही एम पी, वही मतलब नहीं अलग ट्रायंगल है, एम पी डैश आई, ठीक है, तो पी डैश आई यहाँ पर हो जाएगा, तो लो पी डैश आई लिख लिया, कोई परेशानी नहीं है, और ये आपका पी डैश आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई दैट इज इक्वल टू वी, ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पर कुछ वैल्यूज मिल गई हैं। अब इन वैल्यूज का यूज करके हम यहाँ पर अपने डेरिवेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो बताना जरा, ये मेरे पास इक्वेशन था μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बीटा, ठीक है, वैल्यूज को डालते हैं, तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा, देखना μ1 अल्फा के जगह पे क्या लिख लिया जाए, तो एम पी डैश अपॉन में पी डैश ओ के जगह हम सीधे यू लिख लेते हैं, चलेगा ना, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ, यहाँ पर एक और चीज हम लोग छोड़ रहे हैं सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। लाइट के डायरेक्शन में जो भी आपका डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो पोल से जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करोगे तो लाइट के डायरेक्शन से उल्टा डायरेक्शन है ये, तो उस केस में ये यू ना हो करके ये माइनस यू होना चाहिए था ना, नहीं, अगर साइन के साथ इसको देखोगे तो ये माइनस यू लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। उसी तरीके से ध्यान से देखना, फिर से यहाँ पर जो आर है, चूंकि लाइट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और पोल से आप आर मेजर करने के लिए भी इधर ही जाओगे, तो फिर से आपका आर जो है उसमें ये वाली कहानी नहीं लग पाएगी, और आर आपका प्लस आर ही रह जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, सही है।
वैसे ही इमेज डिस्टेंस में देखना, इमेज आपका इस तरफ बना है और लाइट का डायरेक्शन भी उधर ही जा रहा है, और आप पोल से इसी तरफ जाओगे तो इमेज डिस्टेंस मेजर करोगे तो फिर से ये प्लस v ही रह जाएगा। सही है। अब साइन के साथ लिखो इस वैल्यू को, तो mp डैश बटे में माइनस u लिख लिया, कोई परेशानी नहीं है। चलो अब बताओ जरा, यहाँ पर प्लस μ2 लिख लो, μ2 गामा के जगह पे क्या लिख लोगे, गामा के जगह पे वैल्यू लिख लोगे mp डैश अपॉन में v, ठीक है, और वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। चलो इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यह है ना, μ2 माइनस μ1, सही है। और उसके नीचे क्या वैल्यूज दिया हुआ है, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ पर कम है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ μ2 माइनस μ1 mp डैश अपॉन में r। बोलो कोई परेशानी नहीं ना। चलो अब बताना, यहाँ का mp डैश, ये mp डैश और mp डैश आपस में खत्म, ठीक है। अब आ गया इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आओ जरा देखो फाइनल इक्वेशन, माइनस μ1 अपॉन में u प्लस μ2 अपॉन में v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। सही है क्या? इसको थोड़ा और अरेंज कर लोगे तो इस डेटा को इधर भेज दो, इस डेटा को इधर दिखा दो, तो ये प्रॉपर लगेगा। लो ऊपर बना देती हूँ यहाँ पर इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये आ गया आपका फॉर्मूला। बात समझ में आई? ये आपका आ गया फॉर्मूला, जो कि इस सरफेस पर आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। सही है क्या? इस तरह से ये आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक केस था जो कि आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, बस समझ लेना है तो डेरिवेशन 2 मिनट के अंदर हो जाए। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है। क्लियर है क्या? चलो इसी का एक और केस करके दिखाती हूँ ताकि तुम्हारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करे, ठीक है, समझना। और उस केस में जो अभी केस कराने वाली हूँ उसमें सबसे पहले वो रिजल्ट लिख दूंगी मैं, फिर डेरिवेशन करूंगी, और देखना रिजल्ट और डेरिवेशन सेम हो जाए, मतलब डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा और जो शुरुआत में लिखा गया होगा रिजल्ट, वो दोनों सेम होगा, ठीक है। चलो हटाएं इसको, चलो केस 2 शुरू कर ले। देखो समझो जरा, केस 2 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। केस 2 में सबसे पहले जो प्री अज्यूम्ड कंडीशन है पहले मैं वो समझा लेती हूँ, ठीक है, एंड देन फिर डेरिवेशन कर लेंगे कि इसका अच्छा यहाँ पे डेरिवेशन से पहले मैं रिजल्ट बता दूंगी, जिससे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि हर बार रिजल्ट निकालने के लिए तुमको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बिना तुम डिराइव किए ही रिजल्ट बता सकते हो, ठीक है। चलो लेकिन पहले समझ लो कि कैसे इसका कंडीशन है। तो सबसे पहले तो सरफेस देखो कैसा है, सरफेस कुछ ये रहेगा इस बार, ये कुछ सरफेस है, ठीक है, ये कुछ सरफेस है। क्लियर है क्या? ये कुछ सरफेस है, सही है। अच्छा ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इस बार ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा गया है वो डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे पीछे लिया था μ2 वैसे μ2 ले लिया, और इसका इमेज भी इसी मीडियम में बन रहा है, तो हमने कुछ यहाँ पर इसको I मान लिया है, ठीक है। चूंकि ये कर्व सरफेस है तो इसका ये पोल हो जाएगा, और इसके बाहर जो सरफेस है वो श्योरली रेयरर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पीछे जैसा ही μ1 ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस लिख लिया गया है, इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही लिख लिया जाना चाहिए, ठीक है। और तुम ये भी देख सकते हो कि अगर तुम इस कर्व सरफेस का इमेजिनरी सरफेस अगर ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस साइड में ही आएगा, समझ पा रहे होगे, है ना। और अगर इधर आएगा तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई करेगा तो ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सारी बात समझ में आई है? चलो अब अगर मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज पूछूं, ये सारी चीजें ऑलरेडी पेपर में मेंशन होंगी, ये दिया रहेगा पेपर के अंदर, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बताओ जरा, अगर वैसे तो यहाँ पे ये बात भी लिखा रहेगा जो कि मैं तुमसे पूछने वाली हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर पहले बताओ, फिर मैं तुमको वो चीज लिख दूंगी। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कौन से तरह का सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है या कॉन्वेक्स सरफेस है, तो क्या जवाब दोगे?
अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो है इसका जवाब देंगे कि मैम ये कॉनकेव सरफेस है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैडम ये वाला सरफेस है ना, देखो आप ये वाला सरफेस है, तो ये कॉनकेव सरफेस है मैडम। नहीं, अभी मैंने तुमको कहा था, शुरुआत में ही बोला था कि ऑब्जेक्ट से लाइट जिस सरफेस पर पड़ती है उस सरफेस को चेक करो, उससे बता सकते हो कि कौन सा सरफेस का बात चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ है, लाइट वहीं से जाएगी और लाइट जाकर के बल्जिंग पोर्शन पे पड़ेगी, तो कौन सा सरफेस हुआ, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? श्योरली कॉन्वेक्स सरफेस हुआ, समझ रहे हो? तो इसलिए ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पीछे वाला ही सरफेस है, बस इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए सिंपली, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये आपका सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। टीचर का काम ही होता है कंफ्यूज करना, तो यहाँ पर भी वही काम किया गया है, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, अभी तुमको लास्ट में रिजल्ट समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हमको यहाँ पर करना था डेरिवेशन, लेकिन उसके पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको रिजल्ट बता दूंगी, तो देखो रिजल्ट समझाती हूँ। देखो जरा, जो रिजल्ट मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगी वो रिजल्ट आने का तरीका देखना, और फिर देखना डेरिवेशन से भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। विदाउट डेरिवेशन पे रिजल्ट ले आऊंगी और फिर डेरिवेशन से भी वही चीज आ जाएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले पता करो कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर डेंसर मीडियम में, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर डेंसर मीडियम में है, तो उसका मीडियम लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो, म्यू2 लिख लिया, और नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लो, यू लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके आगे साइन अपने आप नेगेटिव लगा दो, ठीक है, लगाना है, माइनस लगा देना है, ठीक है, लगा दिया माइनस, है ना। अब जो भी मीडियम बच गया है, ठीक है, इस पूरे में जो मीडियम बच गया है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रह गया है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख लो और उसके नीचे इमेज डिस्टेंस लिख लो। भले ही इमेज उस मीडियम में बना हो या ना बना हो, तुमको वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जो बचा हुआ है। ऑब्जेक्ट के लिए चीज ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है। इमेज के लिए ये वाला चीज नहीं करना, जो बचा हुआ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे इमेज डिस्टेंस, सिंपल, जो बोला है वही याद रखना है। क्लियर है? आ जाओ। अब जिस ऑर्डर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पर डिफरेंस लिखा गया, उसी ऑर्डर में यहाँ पर ये डिफरेंस लिख लो, μ1 माइनस μ2, और नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर r। हो गया, यही आएगा रिजल्ट यहाँ का, इस केस का रिजल्ट यही आने वाला है। समझ में आया? ठीक है, अब आओ, इसको तुमको मैं यहाँ डिराइव करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि देखो यही रिजल्ट आता है कि नहीं। करें? ओके, चलो। सबसे पहले इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए, पहले रे डायग्राम कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। रे डायग्राम के लिए हम लोग को रेज निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा रहा पहला रे, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट से निकल रहा है, और रे डायग्राम के लिए 2 रे चाहिए होता है, तो ये हमारा दूसरा रे। दूसरा वाला रे जो है वो तो अनडेविएटेड आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो पहला वाला रे है, जो ऊपर वाला रे है, उसके लिए हमको नॉर्मल चाहिए होगा, ठीक है। और नॉर्मल बनाने का तरीका सिखा रखा है कि आपका जिस भी पॉइंट का नॉर्मल आपको ढूंढना है, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन मिला दीजिए, और वही लाइन आपको नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, इन डैश, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, और अगर ये आपको मिल चुका है तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। देखिएगा, इस लाइट को कायदे से ऐसे निकल जाना चाहिए था, सीधा, है ना, लेकिन चूंकि लाइट मीडियम चेंज कर रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, ठीक है, और लाइट अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो उस केस में लाइट क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और इस पॉइंट का नॉर्मल देखो, ये रेड वाला लाइन है ना, तो इससे अगर दूर जाना है, ऑलरेडी ये ऐसे निकल रही थी, ये नॉर्मल है, इस जो निकल रही थी उससे भी इसको दूर भागना होगा, तभी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहा जाएगा, वरना अगर ये नीचे की तरफ आ गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो लो, इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आया? चलो, अब देखो, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इस डायरेक्शन में तो कभी नहीं मिलने वाली है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड कराना पड़ेगा, है ना, ताकि अपीयर्स टू मीट हो जाए कम से कम, है ना। चलो आओ, अपीयर्स टू मीट कराने के लिए इसको पीछे के डायरेक्शन में क्या कर लोगे, एक्सटेंड कर लो। तो पीछे के डायरेक्शन में तुमने एक्सटेंड कर लिया, और इस पॉइंट पर तुम्हारा फाइनली इमेज बन जाएगा। समझ में आया? देखो, हमने भी यही बोला था, बस हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता था, अब हमें रेज को मीट कराने के बाद एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि आपका रेज जो है वो कहां पर बनेगा। तो ये हमारा एक्चुअली इमेज डिस्टेंस का वैल्यू हो गया। सही है क्या? समझ में आ रहा है? और हमने इमेज कहां पे बनेगा इसका पॉइंट भी खोज लिया है, ठीक है।
समझ आई सारी बात, जो बातें बताई मैंने? रे डायग्राम कंप्लीट हो चला है लगभग लगभग। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एंगल वैंगल भी देख लेते हैं, जरा बताना। अगर ये इन डैश नॉर्मल है तो ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल जो है वो θ2 है। ठीक है, इस एंगल को मैं पहले की तरह ही अल्फा, इस वाले को बीटा और इस वाले को गामा, जो कि नॉर्मल से लिया गया है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी आपकी मर्जी हो, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एंगल वैंगल भी ले लिया। अब एक और काम, इस पॉइंट का नाम डाल दो। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम लिखा था पीछे ना हमने, तो इस पॉइंट का नाम एम लिख लिया। ठीक है, इस पॉइंट का नेम एम हो गया है, और इस सरफेस का नाम भी डाल दीजिए, और इस सरफेस का नाम, इसको थोड़ा साफ लिख लो, ये एम हो गया। ठीक है, और इस सरफेस का नाम ए, और यहाँ पे बी हो गया। कोई तकलीफ नहीं है, समझ आ रही है बात? चलो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन को कंप्लीट करने। शुरू करें? चलो कॉपी पेन तुम भी निकाल लो और शुरू करो मेरे साथ साथ डेरिवेशन, और साथ में मुझे गाइड भी करना। चलो बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। पिछले केस में क्या किया था? सबसे पहले एम पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था, तो चलो आओ सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो एट ए पी बी सरफेस अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बताना जरा क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है ना, साइन θ1, सही है क्या, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 साइन θ2। कोई परेशानी नहीं है, ये इक्वेशन बनेगा। चलो सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल बहुत छोटे हैं, तो हमने क्या कह लिया भाई, इक्वेशन कैसा दिखेगा फिर? μ2 θ1 इक्वल टू μ1 θ2। कोई परेशानी नहीं है, चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ बात करते हैं, इसमें हम लोग इस एंगल को ढूंढने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले θ1 ढूंढना है, तो देखो जरा, मुझे ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल OMC। ठीक है, जिस ट्रायंगल के अंदर अल्फा और गामा का सम जो है वो θ1 के बराबर होगा। सही बात है क्या? तो लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल OMC अल्फा प्लस गामा इक्वल टू θ1, और वहीं जो आपका दूसरा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल MIC, दिख रहा होगा क्या, है ना, ट्रायंगल MIC, ट्रायंगल MIC, इस ट्रायंगल के अंदर देखना बीटा प्लस गामा का सम जो होगा वो θ2 के बराबर होगा। ठीक है, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू θ2, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, तीनों इक्वेशन का यूज करके, और अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या आएगा अपना? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, सही है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज करेंगे तो वैल्यू बनेगा μ2 इक्वल टू θ1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ1, θ2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बीटा प्लस गामा। सही है क्या? ये हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू बनेगा μ2 अल्फा प्लस μ2 गामा इक्वल टू μ1 बीटा प्लस μ1 गामा। सही है क्या? ये आपका इक्वेशन बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए होगी, है ना, तो पीछे जैसे कंडीशन करते थे कि पहले क्या करते थे, परपेंडिकुलर डाला करते थे। आ जाओ, तो परपेंडिकुलर डाल दिया, एम से हमने एक परपेंडिकुलर उठा करके डाल दिया इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसका नाम पी डैश हो गया। ठीक है, और ये पी डैश और पी एक दूसरे पर ऑलमोस्ट क्या है, ओवरलैप्ड है, तो इनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर बात लिखूंगी। ठीक है, चलो बताना जरा, tan अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो देखना जरा, ये ट्रायंगल है एम पी डैश ओ या ओ एम पी डैश। ठीक है, ओ एम पी डैश में अगर हम लोग देखेंगे तो इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर है, मतलब एम पी डैश इसका परपेंडिकुलर है। और अगर मैं बात करूं तो ओ पी डैश, ठीक है, जो कि ओपी के बराबर है, मैं सीधे ओपी लिख लेती हूँ, चलेगा ना, और ये आगे चल के बराबर हो जाएगा एम पी डैश अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से, और चूंकि समझ में आ रहा है ना, सीधा आप कर देती हूँ, पीछे वाला ही केस है,
और चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका लाइट ऐसे गया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये -u होगा। सही है, चल जाएगा। चलो दूसरा वाला एंगल बताना जरा, कितना हो जाएगा, tan बीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा, MP डैश। देखो बीटा ये वाला एंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है IMP डैश है ना, इसमें जरा देखना MP डैश अपॉन में P डैश I जो कि PI के बराबर है, ठीक है, इसको OP लिखने की जगह PO लिखो ताकि नजर आए कि कहां से क्या मेजर किया गया है, PI, ठीक है, जिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, MP डैश अपॉन में PI के लिए क्या लिखोगे बताओ जरा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस PI क्या है, V है, और वो भी लाइट के इन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है उससे उल्टा मेजर किया जा रहा है, उल्टा ही डायरेक्शन मेजर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -v, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सेकंड एंगल निकल गया। थर्ड एंगल बता दो जरा क्या होना चाहिए। तीसरा एंगल हो जाएगा tan गामा, ठीक है, और इसका वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा गामा के, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, गामा के, और बताना जरा ये वैल्यू कितना हो जाएगा, MP डैश अपॉन में, अगर यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर तुम देखो जरा तो MP डैश C ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें आपका जो यहाँ पर बेस होगा वो कितना हो जाएगा, P डैश C, जिसको मैं PC भी लिख सकती हूँ, तो लिख लिया PC विच इज वंस अगेन इक्वल टू MP डैश अपॉन में, इस PC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R, और जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट किया है उसी डायरेक्शन में यहाँ पर इस डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये बेसिकली MP डैश अपॉन में R हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। चलो मेरे पास तीनों ही एंगल की वैल्यूज आ गई हैं, अब उठा करके बस पुट करना है, ठीक है, पुट करें, चलो पुट करते हैं, बताना जरा क्या होगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा आपका μ2 अल्फा, है ना, और ये μ1 बीटा को एक तरफ कर देते हैं और इस μ1 गामा की तरफ ही μ2 गामा को भेज देते हैं। तो चलो बताओ जरा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगा μ2 अल्फा माइनस μ1 बीटा इक्वल टू μ1 माइनस μ2 गामा। सब सही है, आ जाओ। अब यहाँ पर उठा करके इक्वेशन को के अंदर वैल्यू पुट करोगे, तो μ2 को एज इट इज छोड़ दो, अल्फा के जगह पर वैल्यू रखो, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा MP डैश अपॉन में -u, ठीक है, माइनस μ1 को एज इट इज छोड़ दो, बीटा का वैल्यू रख दो, तो बीटा हो जाएगा MP डैश अपॉन में -v, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू μ1 माइनस μ2, इसको सेपरेट कर दो और गामा का वैल्यू उठा करके रख दो, और गामा हो जाएगा MP डैश अपॉन में R। कोई परेशानी नहीं है। चलो सॉल्व करो जरा इस वैल्यू को। सबसे पहले तो MP डैश MP डैश MP डैश सब जगह से कट जाएगा, वैल्यू को सॉल्व करो। वैल्यू सॉल्व करने से क्या दिख रहा है, μ2, ठीक है, यहाँ पर ये अपॉन में u और इसके आगे माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, μ1 v, है ना, और सॉल्व किया तो μ1 माइनस μ2 अपॉन में r, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, तो आ जाओ, इसको अरेंज करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इस μ1 v को आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, और फिर देखो इस चीज को लिख लिया, देखो सेम चीज बन गया है, μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। देख रहे हो, मैंने कहा था ना कि तुमको बेसिकली अरेंजमेंट जो है मैं सिखा दूंगी कैसे करेंगे, बिना डेरिवेशन के ही हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है डेरिवेशन करने का, ठीक है। तो किसी भी केस तुम्हारे पास अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तुमको ये बात और अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी केस में तुमको अगर पता करना हो कि वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो ये बात ध्यान देना पड़ता है। तो तुमको हर बार ऐसे ही करना है कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वहां पर उसका आगे में नेगेटिव साइन, उसके आगे जाकर के लिखना है बचा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके नीचे इमेज डिस्टेंस, फिर जिस ऑर्डर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस लिखा है उसी ऑर्डर में बराबर के साइन के उस तरफ वो डिफरेंस लिख लो और बटे में r लिख लो, ठीक है। ये आपका तरीका हो गया, समझ में आया। तो ये हमने यहाँ पर केसेस के अंदर इस तरह से रिजल्ट्स निकाल लिए। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन है जो कि तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन हटा रही हूँ और तुमको यहाँ पर एक कंक्लूजन दिखा रही हूँ, देखना। मिरर वाले केस में अगर तुमको याद हो तो जो रियल इमेज था वो ऑब्जेक्ट के साइड में बना करता था, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बना है तो कैसा इमेज है, वो रियल इमेज है। और डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्ट के साइड में कोई डिस्टेंस बन रहा है, कोई चीज बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो उसका डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर जो भी मिरर में वहां करते थे ना उसके उल्टा कर देना, यही एक चेंज होता है मिरर से। इसके अलावा करीबन करीबन सारा बात वहां पर जो होता है वही बात यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जहां पर कंडीशन लिख देती हूँ कि यहाँ पर अगर रियल इमेज बना है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर रियल इमेज बना है, याद रख कैसे रखेंगे, मिरर से उल्टा केस है। रियल इमेज वहां पर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ करता था, यहाँ पे रियल इमेज क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये रियल इमेज है, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज उधर बना है, ठीक है, और लाइट हमेशा इस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगी और ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो मतलब इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, यहाँ पर v पॉजिटिव होगा। होप सो ये इतना मुश्किल नहीं है याद करना, ठीक है। चलो उसी तरीके से दूसरा केस बता दो जरा इसका, वर्चुअल इमेज का। तो वहां पर वर्चुअल इमेज क्या होता था, वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट बना करता था। यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड डेफिनेटली उसका v जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है। चलो तो तुम मुझे बताओ, जो पिछला केस था वहां पर इमेज किधर बना था, इस तरफ बन गया था, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ था, तो वो इमेज कैसा था, सेम साइड था या ऑपोजिट साइड था, ऑपोजिट साइड था, तो मतलब वो रियल इमेज था। समझ में आ रहा है। और रियल इमेज होना भी चाहिए था क्योंकि रिफ्रैक्टिंग जो रेज थी वो एक्चुअली मीट की थी, तो रियल इमेज होता ना, पढ़ा था हमने। चलो अब बताना, इस केस में जो इमेज है वो किधर बना हुआ है, जिधर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सेम साइड और ऑपोजिट साइड, सेम साइड, तो मतलब वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज होना भी चाहिए, इसका भी देखो नेगेटिव भी आएगा, और वर्चुअल इमेज होना भी चाहिए। ये अपीयर्स टू मीट है, ये वाली जो रेज है ये क्या एक्चुअली मीट की है क्या, रिफ्रैक्टिंग रेज, नहीं, ये अपीयर्स टू मीट है, तो अपीयर्स टू मीट होगा नहीं है, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक तुमको वो सारी बातें जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर फिट बैठ रही हैं जो मैंने समझाई हैं, और हर एक बात तुमको समझ में भी आ गई होगी। क्लियर है क्या। चलो अब मैं तुमको फाइनली ट्रिक देती हूं जिससे जरूरत ही नहीं है तुमको कभी भी किसी केस को डिराइव करने का। अगर पेपर के अंदर तुमसे क्वेश्चन आता है तो जरूरत नहीं है डिराइव करने, डेरिवेशन नहीं है, सीधे सवाल में लगाना है, न्यूमेरिकल्स में लगाना है। तो कैसे लगाओगे देखना जरा, ये सारा कुछ हटा दे रहे हैं हम, ठीक है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट कॉनकेव सरफेस पे पड़ रहा है या कॉन्वेक्स सरफेस पे पड़ रहा है, इन सब बात से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ इस बात से भी लेना देना नहीं है कि इमेज कौन से मीडियम में बना है, ऑब्जेक्ट के तरफ बना है। हाँ, ये इस बात से इसलिए मतलब है क्योंकि यहाँ पे रियल और वर्चुअल इमेज पहचानना होगा तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को, इस रिजल्ट को डिराइव करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि इमेज किस तरफ बना है। ये बात भी आपको मालूम हो तो भी और नहीं मालूम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको हम, ठीक है, ये ट्रिक बता रहे हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में लाई करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, किस मीडियम में लाई करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में और किसी भी सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में आपका यहाँ पर फॉर्मूला होगा म्यू आर अपॉन में यू, ठीक है। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव साइन, बच गया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू डी, उसके नीचे v इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन में कैपिटल आर। ये हो गया फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला आएगा। ये म्यू डी लिखा हुआ है, देखना म्यू ओ ने समझ लेना, ठीक है। डी थोड़ा मेरा ज्यादा ही गोल हो गया यहाँ पर, बट ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरा वाला केस तुम बता दोगे जरा, तुम मुझे बताओ जरा क्या लिखना चाहिए मुझे, फटाफट बोलो। डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट पड़ा है तो बताओ जरा क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे देखो उल्टा लिखना है, म्यू डी अपॉन में यू माइनस, है ना, म्यू आर अपॉन में वी इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू डी अपॉन में कैपिटल आर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। होप सो तुमको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। क्लियर है क्या, है ना। और फिर से बोल देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमेज रेयर में बना है या डेंसर में बना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको सिर्फ ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। रेयर या डेंसर मीडियम किस में बना है ये पता कर लो, ऑब्जेक्ट मतलब किस में रखा हुआ है, बना हुआ नहीं है, किस में रखा हुआ है,
और देन फिर तुम वहां से केस ड्राइव कर लो। और तुमको एक सबसे शुरुआत में मैंने कहा था, जब रे ऑप्टिक्स का चैप्टर मैंने शुरू किया था, तभी तुमसे कहा था कि रे ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ ही काम करता है, उसमें हमेशा साइन लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख लेना एक नोट लगा के कि यूज विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, यूज विथ साइन कन्वेंशन मतलब एप्रोप्रिएट साइन यहाँ पर यूज करना है। यूज विथ एप्रोप्रिएट साइन, जो भी वहां पर साइन दिया रहेगा उसके साथ इस्तेमाल करिए, ये आपको फायदा ही दिलाएगा। समझे? ठीक है, चलो खैर क्वेश्चन में जब करूंगी तुमको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी, और एक से एक सवाल इस पर है, तुम करके देखना, तुमको बहुत मजा आएगा। अभी हम लोग करेंगे सवाल। तो आई होप तुमको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इस पर मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन लूंगी आज, एंड देन फिर बाकी सवाल कल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कर लेंगे। तो ये सारा कुछ हटाते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, शुरू करें इसको करना। आ जाओ, बताओ जरा सोल्यूशन। बहुत सिंपल, देखो अब जैसे अब ये क्वेश्चन पूछा है तुमसे क्या, लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब बेसिकली तुमसे वी पूछ रहा है ना, कि वी बता दोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे डर जाएंगे यहाँ पे कि भाई अरे इसमें तो मिरर तो है नहीं है ना, और इसको जो मिरर समझ रहा है वो भी बेवकूफ है। ये मिरर नहीं है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कैसे पता चल रहा है मिरर नहीं है मैडम? आपको कैसे मालूम? पेंट नहीं है, देख लो पेंट है क्या? नहीं है, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सही है, चलो आ जाओ, बताओ जरा। तो यहाँ पर ये बाउंड्री बना हो या नहीं बना हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये बाउंड्री बना हो या ना बना हो, पेंट देख लो मालूम चल जाएगा मिरर है या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब मिरर होता तो 1/v + 1/u = 1/f कर लिए होते, लेकिन मिरर तो है नहीं, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे? आ जाओ, बताओ जरा, तुमको सिखाया था पीछे। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसमें? इस मीडियम में, तो लिखें फॉर्मूला μ1 अपॉन में u माइनस μ2 अपॉन में v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। सही है, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूले में जरा वैल्यू पुट कर लो जरा। तो μ2 का वैल्यू है 4/3, v माइनस, है ना, μ1, तो μ1 जो है वो कितना है आपका? 1 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 10 है। और देख लो मैंने कहा था साइन के साथ यूज करना है, तो u जो है वो आपका नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पर -10 लिखूंगी। v का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि v मुझे निकालना है, तो जो निकालना होता है वो खुद पे खुद साइन के साथ चला आता है। जो आप ले रहे हैं वैल्यूज उसका साइन ले लीजिए, आने वाला खुद अपना साइन लेकर के आएगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो लिख लिया -10 इक्वल टू μ2 का वैल्यू यहाँ पर फिर से लिख लो 4/3। ठीक है, माइनस μ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे r की वैल्यू, r को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरह से दिखा देते हैं, r की वैल्यू हो जाएगी कितना? +30 हो जाएगा, तो +30। ठीक है, लाइट ऐसे पड़ा होगा ना मिरर पर, ठीक है, मतलब सरफेस पर, सॉरी मिरर पे नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो इस डायरेक्शन में मेजर किया गया, तो +30, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैलकुलेशन शुरू करो जरा, बताओ कैलकुलेशन के हिसाब से किधर बढ़ेंगे हम लोग। 4/3v प्लस 1/10 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 - 3 दैट इज 1/3, और इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/90 हो जाएगा। हो जाएगा चीज। चलो अब इसको इधर भेज दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/3v इक्वल टू 1/90 माइनस 1/10। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 4/3v इक्वल टू ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा -90। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल मैथ्स है, कैलकुलेशन है जो कि तुम खुद भी कर सकते हो। चलो अब बताओ जरा, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी? तो ये 3 है, ये 900 है, तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, और 300 हो गया, 300 × 4, तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, और यहाँ से 90 और 10 -80 हो जाएगा, और ये v साथ में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 इधर से खत्म, ये आपका 2, और ये 30, ये आपका 15। ठीक है, तो v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। सिंपल हो गया आंसर, है ना। अब यहाँ पर तुम चाहो तो रे डायग्राम भी बना के इसका देख सकते हो, और नहीं चाहो तो यहाँ पे बात सारी समझ में आ रही है कि जो इमेज बनेगा, बताओ v नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के साइड में है या ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट है? तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मैं खैर बना के दिखा देती हूँ तुमको यहाँ पर रे डायग्राम, लेकिन पहले समझ लो, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, तो फिर उस केस में क्या होगा? ये रियल इमेज होगा या वर्चुअल इमेज होगा? तो आप इसको क्या कह सकते हैं भाई? ये हो जाएगा आपका, मिरर में क्या होता था, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट वाले को रियल इमेज कहते थे, यहाँ पर उल्टा है ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है। समझ में आ रहा है? तो हो गया आपका वर्चुअल इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसका रे डायग्राम भी बना के देख सकते हो,
ये आपका लाइट रे यहाँ से निकल गया, ये देखो आपका दूसरा वाला लाइट रे निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट रे निकलने के बाद ये तो खैर सीधा ही चला जाएगा, है ना, ये तो सीधा चला जाएगा। इस वाले के लिए क्या करोगे आप, अपना यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले आओ, थोड़ा इसको और नजदीक लेते आते हैं, ठीक है। ये चलो ठीक है, इसी जगह पे आ ही गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपका जो लाइट है वो कायदे से ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट क्या करेगी, आपके टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी तो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी, और अगर कुछ ऐसे जाएगी तो देखो एक रे ये है, एक रे ये है, तो ये डेफिनेटली इस तरफ तो नहीं मिलने वाली है, उसको पीछे की तरफ मिला लो। तो पीछे की तरफ मिलाओगे तो कहीं ये आपकी रेज जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। 10 पर ऑब्जेक्ट था, इमेज 15 पर आया है, ये आपका इमेज बन गया, सही है क्या। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रे डायग्राम भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब कर करके और फिर उसका रे डायग्राम बना के देख लोगे ना, तो क्लैरिटी तुम्हारी बढ़ती ही चली जाएगी सवाल करने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ एक बहुत सिंपल सा सवाल लिया था सब तुमको दिखाने के लिए कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन दिखाना चाहती थी मैं। अब जब कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मैं उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगी इस टॉपिक पर, और जो कि प्रीवियस ईयर भी होंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, एंड देन फिर और क्लैरिटी करेंगे। पर तब तक ये सारे टॉपिक क्या कर लोगे, तुम कंप्लीट कर लोगे, नोट्स लिख लोगे इसका, और सब कुछ समझ के रखोगे। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।